नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 के दस्तावेज सत्यापन हेतु निदेशालय बीकानेर के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन्हें आप ज़रूर देखें। और इस वीडियो में बात करेंगे चेक लिस्ट कैसी है, उसके साथ कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, और जाति प्रमाण पत्र हैं, AWS के लिए है, और सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलने वाली। जितने भी आपके सवाल हैं, इस आपको दिशा निर्देश के अंदर इसके जवाब मिल जाएंगे। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर ऐसी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, और सारस्वती एजुकेशन नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से इसे आप ज़रूर देखें ताकि किसी भी प्रकार की आप लोगों की गलती नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं पहला टॉपिक। पहले टॉपिक के अंदर यहाँ आप देखेंगे, सीधी सी बात बता रखी है, यानी इस सूची में नाम आ जाने मात्र से, यानी जो 2 गुना के अंदर आप जिस विषय से पास हैं, चाहे लेवल प्रथम है चाहे द्वितीय है, तो ये कोई आपका अंतिम चयन नहीं होगा, या आप नियुक्ति के अधिकारी नहीं होंगे। ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि लास्ट कट ऑफ आने के बाद में ही आप अंतिम रूप से चयनित होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिस्ट जारी की गई है। और दूसरा बिंदु है, अभ्यर्थियों की पात्रता जांच संबंधित कार्य संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निर्धारित दिनांक व स्थान पर अभ्यर्थी के वक्तिस उपस्थित होने पर साला दर्पण पोर्टल के राजस्थान राजसाला दर्पण .nic.in स्टाफ सिलेक्शन मॉड्यूल के माध्यम से किया जाएगा। यानी वहां पर आपके यहाँ साला दर्पण पर आपकी ID बनेगी, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, और उसके माध्यम से आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। और आगे चलते हैं। आगे है पॉइंट 3 नंबर, यानी साला दर्पण पोर्टल पर आप लोगों को किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, उसका FAQ यानी पूरी पूरी जानकारी जारी कर दी गई है। उसको देख के आप वैसा वैसा कर सकते हैं। और इस रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको कैसा करना है, इसका मैं अलग से एक वीडियो जरूर बना दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। अगला पॉइंट दोस्तों यूं है कि आपने जो फॉर्म के अंदर मोबाइल नंबर और ईमेल दे रखी है, उस पर आपको समय समय पर आपके दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम की जानकारी उसी पर आपको मिलती रहेगी। और अगला है कि आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे साला दर्पण पर, आपकी ID बन जाएगी, वहां पर भी आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा। और आपके अगर मोबाइल नंबर वो दे रखे हैं वो बंद है, और ईमेल आपकी वो चालू नहीं है, तो उसे चालू रखिए ताकि वहां पर आपको प्रत्येक दिन आप चेक करते रहेंगे बाद में कि आपको कब बुलाया जा रहा है। तो ये काम आपको करना है। अगला पॉइंट है, दस्तावेज सत्यापन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच हेतु इस पोर्टल पर दिनांक एवं स्थान का निर्धारण किया जाएगा। यानी साला दर्पण पोर्टल पर आप लोगों को दिनांक व स्थान का निर्धारण किया जाएगा, संबंधित अभ्यर्थी की लॉगिन में प्रदर्शित होगा। यानी आपकी साला दर्पण पर ID बन जाएगी, और वहां पर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस दिनांक को और इस जगह होगा। और ये आपको क्या करना है, ये ID बनने के बाद में आप लोगों को क्या समय समय पर आप लोगों को उसको चेक करते रहना है कि आपका दिनांक आई या नहीं आई। अगला टॉपिक रहेगा, तो दोस्तों अगला बिंदु है आपके दस्तावेजों से संबंधित। यानी आपको कैसे कैसे दस्तावेज है, यानी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की फोटो प्रतियां निकालनी है, और उनके क्या करने हैं, आपको 2 सेट तैयार करने हैं। उन सभी डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट बनाने, फोटोकॉपी निकाल के 2 अलग अलग सेट बना लेने हैं, और उनको आपको क्या करना होगा, दस्तावेजों के साथ सत्यापन दल के सामने या उनको प्रस्तुत करना, उनको देना अनिवार्य होगा। और अगली इसमें गहरी बात बताई गई है, मूल दस्तावेजों के अभाव में अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए आप फोटोकॉपियां ले जाते हैं और ओरिजिनल नहीं लेकर जाते हैं, तो आपको उस प्रक्रिया में शामिल नहीं करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो इसलिए 2 सेट तैयार करेंगे फोटोकॉपियों के, और उसके बाद में सभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को साथ में लेकर जाने। अगला बिंदु रहेगा, अभ्यर्थी को संलग्न चेकलिस्ट में उल्लेखित दस्तावेजों की स्वयं हस्ताक्षरित छाया प्रतियां क्रमानुसार व्यवस्थित कर चेकलिस्ट सहित दस्तावेज सत्यापन दल को
प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को चेकलिस्ट व समस्त प्रकार की स्वे घोषणाएं मूल ही प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी। तो दोस्तों क्या है, नीचे चेकलिस्ट दे रखी है, तो वह चेकलिस्ट और उसके नीचे आपकी स्वे घोषणाएं हैं, वह सब आपकी ओरिजिनल लगेगी, उसकी फोटो प्रतियां नहीं चलेगी। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको क्रमानुसार जो चेक लिस्ट में दे रखे हैं वैसे वैसे आपको जमा कर 2 सेट बनाने और साथ में लेकर जाने। फिर है दोस्तों, आप अगर आपका चयन है फर्स्ट लेवल में तो एक ही होगा, और सेकंड लेवल में आप जैसे हिंदी और सामाजिक से दोनों सब्जेक्ट से हो रखा है, तो आपको दोनों की लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कैसे कि जैसे 2 सेट सामाजिक के हो गए, 2 सेट हिंदी के हो गए, तो आपको अलग अलग तैयार करके आपको लेके जाने हैं। फिर है जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निर्धारित दिनांक को दस्तावेजों की पात्रता जांच में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी को बाद में इस हेतु कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी आप अगर मान लीजिए जो आपको टाइम दिया जाता है, जिस दिनांक को आपको बुलाया जाता है और आप नहीं जाते हैं, तो फिर आप लोगों को उसके लिए बाद में कोई ऐसा अवसर नहीं दिया जाएगा कि आप बाद में डॉक्यूमेंट चेक करा लो। तो ऐसी गलती मत करना कि उस समय पर उपस्थित हो जाना है। 10वां बिंदु है, यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु अपूर्ण या अधूरे दस्तावेजों सहित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निर्धारित दिनांक को उपस्थित होता है, तो उसे दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी आप पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाते हैं तो भी आप लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर देंगे। सत्यापन दल द्वारा लगाए गए आक्षेप पूर्ति हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय पुणे निर्धारित की गई दिनांक में ही उसको दस्तावेज सत्यापनों की पात्रता जांच करवानी होगी। उक्त निर्धारित दिनांक के उपरांत अभ्यर्थी को बाद में दस्तावेज सत्यापन हेतु कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप कोई आक्षेप लगा देते हैं तो फिर आप लोगों को बाद में किसी तारीख को बुलाते हैं, तो उस तारीख तक आप उपस्थित होते हैं तो आपको जांच हो जाएंगे, उसके बाद में नहीं होगा। फिर ये कोई खास बिंदु नहीं है। और फिर उसके बाद बताया गया है दस्तावेज सत्यापनों के लिए निर्धारित अवधि के कार्य दिवसों में प्रातः 9:30 से शाम को 6 बजे तक आप संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय से मान लो कंट्रोल रूम से आप दूरभाष पर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं कुछ बिंदु, और अब आप लोगों को दिखाएंगे किस प्रकार की चेक लिस्ट है और उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से जमाने हैं, ये भी आपको देख लेने। तो दोस्तों इस प्रकार से चेक लिस्ट यहाँ से शुरुआत होती है। देखिए दस्तावेज सत्यापन का जिला, अभ्यर्थी के रोल नंबर, ये आपको सब यहाँ पर आपको ये सब डिटेल्स भरनी है। ये आप इसको खुद फॉर्म को देखें, उसके बाद में इसको सही तरीके से पढ़ना। और यहाँ पर आपकी है चेक लिस्ट भाग प्रथम। तो दोस्तों चेक लिस्ट भाग प्रथम में क्या दे रखा है, पहला आपका डॉक्यूमेंट्स है ऑनलाइन आवेदन की प्रति, जो आपने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किया था उसका फॉर्म की आपको प्रति चाहिएगी। यानी उसकी कितनी प्रति संलग्न, कितनी संख्या है, यहाँ पर आप लोगों को संख्या भी भरनी है। और जिस प्रकार से मान लो आप 2-2 निकाल लीजिए, क्योंकि 2-2 सेट मांगे हैं तो 2 रखिए। और फिर स्वयं प्रमाणित प्रति है कि नहीं है, तो आपको हाँ या ना के अंदर आपको देना है, क्योंकि आप सभी स्वयं प्रमाणित करनी है। उसके बाद में विस्तृत आवेदन की प्रति, जो आप अभी ऑनलाइन भरेंगे विस्तृत आवेदन पत्र है, उसकी प्रति चाहिएगी। फिर आपको आधार कार्ड की प्रति है, 10वीं की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र आपको चाहिए, फिर 12वीं की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना है। और इसी क्रम के अंदर आप लोगों को दोस्तों सेट को जमाना है, जो ये क्रम दे रखा है 1 2 3 4, इस प्रकार से आपको उनको सेट को जमाना है। उसके बाद में दोस्तों 12वीं के जो आपके टोटल पूर्णांक कितना था, आपके कितने नंबर आए और कितने % बने, वो सब आपको यहाँ पर लगानी है। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है फर्स्ट लेवल वालों के लिए और सेकंड लेवल वालों के तो है ही, तो ग्रेजुएशन की अंक तालिका और उसकी डिग्री, तीनों सालों की आपकी प्रतियां हैं मार्कशीटों की, और उसके बाद में उसकी डिग्री, वो भी आप लोग यहाँ पर कितनी आपने लगाई हैं वो सब यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, हाँ या नहीं वो भी यहाँ पर भरनी है। फिर आपको भरना है स्नातक परीक्षा के, यानी स्नातक के अंदर कितना पूर्णांक था, कितना आपने प्राप्त किए, और उसके % आपको लिखने हैं। उसके बाद बात करते हैं स्नातक के अंदर आपके 3 कौन कौन से सब्जेक्ट थे, वो आपको भरने हैं, ऐच्छिक सब्जेक्ट, तो वो आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्नातकोत्तर, उसकी स्नातकोत्तर दोनों सालों की मार्कशीटें और उसके बाद उसकी डिग्री यानी उपाधि आप लोगों को यहाँ पर लगानी साथ में। फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना पूर्णांक था, वो सेम प्रक्रिया पीछे वाली करनी है। उसके बाद बात करते हैं अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के
लिए डीएलएड या बीएलएड उसकी आपकी मार्कशीटें चाहिएगी और उसकी डिग्री भी चाहिए। फिर उसके बाद में है अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रेट 2021 व 22 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, और लेवल 1 वालों के लिए होगी वो, और सेकंड लेवल वालों के लिए। उसके बाद में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण पर लेवल प्रथम व द्वितीय दोनों स्तर में अगर हैं तो आप वो आपको यहाँ लगानी है। फिर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल प्रथम द्वितीय के प्राप्तांक और प्रतिशत आप लोगों को यहाँ पर एंट्री करनी है इस चेकलिस्ट के अंदर। ये आपको निकालनी है, प्रिंट निकालनी है, उसके बाद इसको आपको भरनी है और ये आपकी मूल रहेगी, चेकलिस्ट मूल रहेगी, इसकी फोटो कॉपी नहीं चलेगी। और उसके बाद में है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय में, तो लेवल द्वितीय के अंदर आपकी प्रथम भाषा कौन सी थी और द्वितीय भाषा कौन सी थी, और फिर विज्ञान या सामाजिक अध्ययन दोनों में से आपका कौन सा ग्रुप था वो आपको यहाँ पर टिक करना है। फिर अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के लिए पद के लिए डीएलएड या बीएलएड में प्रवेश स्थिति, यानी आपने बीएसटीसी या डीएलएड किया है, बीएलएड किया है, तो वहां पर उस कॉलेज के अंदर आपने कब प्रवेश लिया वो प्रवेश स्थिति यहाँ पर आप लोगों को लिखनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉलेज से संपर्क करके ये आप तिथि प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद में अगला है अध्यापक लेवल प्रथम विषय शिक्षा के पद के लिए, यानी उसकी आपकी डिग्री और मार्कशीटें चाहिएगी, विषय शिक्षा में है। और अगला बिंदु रहेगा 19वां लेवल प्रथम विषय शिक्षा के, वो सेम ही आपकी प्रवेश स्थिति, आप लोगों को विषय शिक्षा वालों को भी प्रवेश स्थिति यहाँ पर एंट्री करनी है। फिर लेवल द्वितीय के सामान्य शिक्षा के पद के लिए डीएलएड, बीएलएड या बीएड, एमएड जो भी आपने कर रखा है उसकी मार्कशीटें और उसकी डिग्री आप लोगों को यहाँ पर चाहिएगी, लगानी है। फिर हैं आपने बीएड, एमएड इनमें सब में प्रवेश लिया है, उसकी प्रवेश स्थिति भी आपको यहाँ पर भरनी होगी। फिर अगला बिंदु रहेगा अध्यापक लेवल द्वितीय विषय शिक्षा के पद के लिए, यानी विषय शिक्षा में आपने बीएड कर रखी है तो इसमें आपको मार्कशीटें आपकी डिग्रियां लगानी है। फिर विषय शिक्षा के लिए आपने किया है बीएड तो यहाँ पर आप लोगों को प्रवेश स्थिति लिखनी है, सेम चीजें। फिर विषय शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, विषय शिक्षा वालों के लिए ये ध्यान में रखना है। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आप लोगों को यहाँ पर लगानी है। आप 2 लगा रहे हैं तो 2 यहाँ संख्या भर देंगे और फिर हाँ या नहीं, यानी आपने स्वयं हस्ताक्षरित है तो ये आपको यहाँ पर भरना है। आगे हैं अनुसूचित क्षेत्र में सद्भाव निवासी होने का शिक्षण प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, केवल टीएसपी क्षेत्र के लिए, टीएसपी वालों को अपने क्षेत्र का ये मूल निवास है वो लगाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार शिक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम एंड एसेस्ट सर्टिफिकेट लगाना है। अब दोस्तों जाति प्रमाण पत्र आता है अगला टॉपिक, इसमें ईडब्ल्यूएस वालों को लगाना है या नहीं वो आगे पता चलेगा। देखो जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी आदिम। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वालों का नहीं दे रखा है तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाना है। अगर आपके पास है तो आप अपने पास रखिएगा, ताकि मांगे तो देना, नहीं तो नहीं देना है। तो यहाँ पर चेकलिस्ट के अंदर नहीं बता रखा है आपका। अगला टॉपिक रहेगा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र से दिनांक 17/10/2022 के अनुसार शपथ पत्र होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अगर हैं, उन्होंने मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र फॉर्म भरने के बाद बनाया है, तो आपके पास एक शपथ पत्र है जो 17/10/2022 को जारी किया गया, वो आपको लगाना होगा। अगला बिंदु है राजस्थान आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी महिला एवं पुरुष से इस आशय की स्वयं घोषणा की वे स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं, तो ऐसी भी आपको स्वयं घोषणा करनी है अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं। विधवा की स्थिति में स्वयं की स्वयं घोषणा एवं पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, पति से लिंक दस्तावेज या साक्ष्य की प्रति व पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी घोषणा, स्वयं घोषणा आप लोगों को करनी है अगर जो विधवा कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। और अगला है डिवोर्स कैटेगरी, विवाह विच्छेद या परित्यक्ता तलाकशुदा होने पर सक्षम स्तर से जारी विवाह विच्छेद की डिक्री की प्रमाणित प्रति व पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी स्वयं घोषणा आप लोगों को करनी है। उसके बाद में दोस्तों संतान संबंधी स्वयं घोषणा, यानी आपको संतान संबंधी स्वयं घोषणा करनी है कि आपकी कितनी संतान है, क्या है।
और फिर है विवाह होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी आपको श्वेत घोषणा भी करनी है। आपने विवाह लिया या विवाह के वक्त आपने दहेज नहीं लिया, उसके संबंधी श्वेत घोषणा आप लोगों को करनी है। फिर है भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवा निवृत्ति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी आप लोगों को लगानी है। फिर है भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में श्वेत घोषणा करनी है। फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र से, अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो आपके पास सक्षम स्तर से जारी किया हुआ खेल प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगला पॉइंट है दिव्यांग श्रेणी होने पर राजस्थान दिव्यांगजन नियम 2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निष्पक्षता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फिर आपराधिक प्रकरण कोई है तो उसका आपके पास श्वेत घोषणा होनी चाहिए। फिर राजकीय सेवा या उपकरण में कार्यरत होने पर नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, अगर आप राज की सेवा या किसी डिपार्टमेंट में है तो वहां से आपको एनओसी लेकर आनी होगी कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगला है अगर आपने 2.5 लाख से कम आवेदन पत्र में आय का वाला ऑप्शन यस किया है तो आपको ऐसा एक आय प्रमाण पत्र आप लोगों को लेकर जाना है और उसकी प्रति भी साथ में लगानी। शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में श्वेत घोषणा भी आप लोगों को करनी है। अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र आप लोगों का होना चाहिए, यानी आपने बीएड किया है या फिर डीएलएड बीएसटी जो भी किया है वहां से आप लोगों को एक चरित्र प्रमाण पत्र मिला होगा, वो आप लोगों को अनिवार्य रूप से साथ में लेकर जाना होगा। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पर आप लोगों को टोटल कितनी प्रतियां हुई है वो उनका यहाँ पर आपको योग करना है और फिर आप लोगों को ये चेकलिस्ट तैयार करके रखनी है। अब दोस्तों आती है बात यहाँ पर श्वेत घोषणाओं की, तो ये आपको यहाँ पर दिनांक वार मोबाइल नंबर सब लिखना है, हस्ताक्षर करना है और यहाँ पर आपका श्वेत सत्यापन होगा, अभ्यर्थी द्वारा खुद के द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नीचे दे रखा है सत्यापन दल द्वारा यहाँ पर टिप्पणी की जाएगी। उसके बाद में कई ये तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके सबके लिए भी नीचे आ रखा है। देखो यहाँ पर ये श्वेत घोषणा है, आपकी संतान संबंधी श्वेत घोषणा है यहाँ पर, और विधवा या विवाह विच्छिन्न प्रत्येक श्रेणी में आ रही है उनके लिए भी श्वेत घोषणा है, और दहेज संबंधी ये श्वेत घोषणा यहाँ पर है, और भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में भी यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर भरनी है और फिर श्वेत सत्यापन करना है। और दोस्तों इस प्रकार से आपको चेकलिस्ट तैयार करनी है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये पीडीएफ्स में आप लोगों के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, वहाँ पर आप लोगों इसका अध्ययन ज़रूर करें। और टेलीग्राम पर आप नहीं आए हैं तो आप सारस्वती एजुकेशन नाम से वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, एक पीडीएफ अलग से और मिलेगी, उसको भी आपको पढ़ना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर आप लोगों को ऐसी जानकारी मिलती रहेगी।